हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 7 मार्च 2025 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से फिर से एज़ यूजुअल एक बार वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके की कुछ हेल्प होती है या कुछ मदद मिलती है या कुछ नया आप लोग सीखते हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, वो आप लोगों को ही मिलेगा इस सेंस में कि ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो अगर आप लोगों को हेल्प हो रही है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। कोई अमाउंट एज सच मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, जितना भी अमाउंट आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो उतना आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है। आज के न्यूज़पेपर में एज सच यहाँ पर शुरुआत के पेज में तो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर मनमोहन सिंह की जो फैमिली है उन्होंने मंजूरी दे दी है फॉर हिज मेमोरियल साइट एट राष्ट्रीय स्मृति स्थल। ठीक है, राष्ट्रीय स्मृति स्थल जो है वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है दिल्ली के राजघाट के निकट जहाँ पर जो समाधिज वगैरह जो है वो बनाई जाती हैं और यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि भी बनाई जाएगी, ऐसा यहाँ पर सरकार ने बोला है और मनमोहन सिंह के परिवार ने उसको लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो बाकी ऐसा यहाँ पर और कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। ठीक है, बीच के पेजेस में भी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। हम लोग सीधे एक्सप्लेन पेज पर ही चलते हैं और वहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही आर्टिकल जो है आज देखने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, एक आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट द यूएस एड कि यूएस एड जो है वो कितना पैसा देता है और किसको देता है, किस तरीके के प्रोग्राम्स में ये पैसा दिया जाता है, तो इसकी बात करेंगे। और एक हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, एक इनिशिएटिव है फॉर द हेल्थ ऑफ द लाइव स्टॉक, दैट इज़ पशु औषधि। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे आज के 2 आर्टिकल्स रहेंगे। बाकी एस एच एस कोई खास आर्टिकल आज नहीं है। तो क्या करके इन आर्टिकल्स को हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यूएस एड वाले आर्टिकल की कि व्हाट यूएस एड गिव्स एंड टू हुम, देखो यहाँ पर यह लिखा है कि अ प्रोग्राम टू एक्सप्लोर द क्रिएशन ऑफ अ सिक्योर 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क फॉर इंडिया as part of the United States Indo-Pacific Strategy, initiatives for clean air and water and sanitation, and dozen of health projects will come to a halt in India following an order of the Trump administration on that is January 20, executive order titled Re-evaluating and Realigning United States Foreign Aid। तो यानी कि ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका जो 20 जनवरी का एक ऑर्डर निकाला उसमें, जिसमें कहा गया एग्जीक्यूटिव, मतलब उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का जो टाइटल था वो है रीवैल्यूएटिंग एंड रीअलाइनिंग द यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन एड, कि अमेरिका की तरफ से जो बाकी देशों को एड या सहायता दी जाती है उसको ये रीइवैल्यूएट और रीअलाइन करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब इसके तहत जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो फॉरेन एड या विदेशी एड दी जाती है वो बंद करने की बात की गई है, तो इस तरीके के कई सारे प्रोग्राम्स जो यूनाइटेड स्टेट्स के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हिस्सा थे, लाइक क्रिएशन ऑफ अ सिक्योर 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, है ना, फॉर इंडिया, क्लीन एयर के इनिशिएटिव्स थे, क्लीन वाटर के इनिशिएटिव्स थे, सैनिटेशन के इनिशिएटिव्स थे, और कई सारे ऐसे जो हेल्थ प्रोजेक्ट्स थे, दर्जनों ऐसे हेल्थ प्रोजेक्ट्स, वो अब दे विल कम टू अ हॉल्ट, है ना, वो रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा उनको अब अमेरिका से इस एड के तहत, इस मदद के तहत नहीं मिल पाएगा। अब ये जो ऑर्डर यहाँ पर निकाला है 20 जनवरी का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, दैट सीक्स टू एंड द फॉरेन एड। ठीक है, फॉरेन एड को ये बंद करना चाहते हैं, एंड ऑल बट डिसबैंड द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूएस एजेंसी, दैट इज़ यूएस एड जो है, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसको ये
बंद करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो यूएसएड जो है ये हेल्थ और पॉपुलेशन लिंक्ड प्रोजेक्ट्स की इंडिया में, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है कि ऐसे जो हेल्थ रिलेटेड और पॉपुलेशन लिंक्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो पैसा है वो यूएसएड से आता रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और वो भी पिछले लगभग 2 दशकों से। इन recent years, it has also focused on building systems in India as part of the partnership strategy drawn up in 2022 to counter China in the Indo-Pacific। और हाल ही के वर्षों में इसमें यह भी फोकस किया गया है कि इंडिया में जो सिस्टम्स हैं उनको बिल्ड करने के ऊपर फोकस किया गया है, क्योंकि 2022 में एक ऐसी पार्टनरशिप स्ट्रेटजी बनाई गई थी चाइना को काउंटर करने के लिए, है ना, इंडो पैसिफिक के रीजन में। तो इसके तहत वहाँ पर इंडिया में सिस्टम्स भी बिल्ड करने का काम ये कर रहा था। 2022 में यूएसएड जो है दैट वाज द 4th अमंग प्रोवाइडर्स ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस टू इंडिया विद अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 228 मिलियन। ठीक है, मतलब जितने भी डेवलपमेंट असिस्टेंस आती हैं, डेवलपमेंट मतलब जो डेवलपमेंट के लिए सहायताएं आती हैं बाहर के देशों से, तो चौथे नंबर पर थी ये जो यूएसएड से आती थी वो, ठीक है, 228 मिलियन, 228 मिलियन डॉलर जो है इसने कंट्रीब्यूट किया था। अगर हम बात करें जापान की तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो जापान की तरफ से हुआ, 2.97 बिलियन डॉलर्स। यूरोपियन यूनियन का कंट्रीब्यूशन है लगभग 383.5 मिलियन डॉलर्स, और जर्मनी का कंट्रीब्यूशन जो है वो 235 मिलियन डॉलर्स का रहा है। ठीक है, दीज आर द टॉप 3, और 4th नंबर पर वॉज यूएसएड। ठीक है, जो डेवलपमेंट असिस्टेंस का पैसा इंडिया में आता है उसके लिए। और ये डेटा बेसिकली जो ओईसीडी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसका डेटा ये चीज़ बताता है। अब यूएसएड की जो फंडिंग है फॉर इंडिया, उसके लिए अगर हम बात करें तो जो foreignassistance.gov का जो डेटा है, ये यूएसएड और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की जो वेबसाइट है, जॉइंट वेबसाइट, उसमें ये बताया गया है कि यूएस का जो नॉन डिफेंस फॉरेन असिस्टेंस है थ्रू गवर्नमेंट एंड एनजीओज, मतलब एक तो यूएस जो है वो बाकी देशों को डिफेंस के तहत, ठीक है, डिफेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो ये जो असिस्टेंस है दिस इज़ नॉन डिफेंस असिस्टेंस। ठीक है, तो उसमें ये दिखाता है कि यूएसएड ने 2.8 बिलियन डॉलर डिसबर्स किया है इन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस टू इंडिया सिंस 2001, यानी कि 2001 से लगभग आप कह सकते हैं कि 24-25 साल हो गए। उसमें 2.8 बिलियन डॉलर जो है वो अभी तक यूएसएड ने इंडिया को दिया है। और सबसे ज़्यादा जो एड पैकेट्स आए हैं वो 2022 और 2023 में आए हैं। 2022 में सबसे ज़्यादा दैट इज़ 228 मिलियन, और 2023 में 175 मिलियन डॉलर्स आए हैं। 2024 की अगर हम बात करें तो दिसंबर 19 तक, जब तक वेबसाइट में डेटा लास्ट अपडेट हुआ है, तब तक 151 मिलियन डॉलर्स आ चुके हैं 2024 में भी। ठीक है, अब ये जो 2022-23 में हम देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, वो इसलिए हुआ क्योंकि जो यूएसएड का एलोकेशन है टू एन इकोनॉमिक सपोर्ट फंड टू इंडिया आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक के बाद इंडिया में जो इकोनॉमिक सपोर्ट फंड है उसमें भी इन्होंने एलोकेट किया है पैसा, 148 मिलियन डॉलर इन 2022 एंड 81 मिलियन डॉलर्स इन 2023। एंड यही मेन रीज़न है कि पिछले 3 सालों में, यानी कि 22-23 में ये देखा गया है कि जो ये फंड है ना, मतलब जो यूएसएड का जो पैसा है इंडिया में, वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। दीज ईयर्स वर द फर्स्ट सिंस द 2001 to 2008 पीरियड व्हेन द टोटल एनुअल डिसबर्सल्स टू इंडिया एक्सीड्स 100 मिलियन डॉलर्स। यानी कि अदरवाइज जो पैसा है वो हर साल 100 मिलियन डॉलर से कम रहता था, लेकिन 2001 से लेकर 2008 के पीरियड के बाद ये पहला ऐसा समय है जब जो एनुअल डिसबर्सल्स हैं इंडिया में वो 100 मिलियन डॉलर से ज़्यादा हुए हैं। इससे पहले जो पीक है वो 2006 में आया था, जब 175 मिलियन डॉलर जो है वो डिसबर्स किए गए थे। ठीक है, अब जो बल्क ऑफ द यूएसएड की फंडिंग है 2001 और 2002 में, वो जाती है टूवर्ड्स द फूड एड एंड कमोडिटी असिस्टेंस। सब्सिक्वेंट ईयर्स में, यानी कि इसके बाद के सालों में, ये देखा गया कि जो फोकस है वो हेल्थ और पॉपुलेशन कैटेगरी के ऊपर रखा गया है।
थ्रू एलोकेशंस फॉर पोलियो एरेडिकेशन, यानी कि पोलियो के उन्मूलन के लिए ये पैसा दिया गया है। मैटरनल हेल्थ के लिए पैसा दिया गया है। HIV और एड्स रिलेटेड प्रोग्राम के लिए पैसा दिया गया है, और ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम्स के लिए पैसा दिया गया है। तो पहले जनरली फूड एड और कमोडिटी असिस्टेंस के लिए पैसा दिया जाता था 2020-21 2001-2 में, ठीक है। बट जनरली उसके बाद से ये देखा गया है कि पैसा इस तरीके के जो प्रोग्राम्स रहे हैं, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स, उनमें ये पैसा खर्च ज़्यादा किया गया है। अब पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें 24, 23 और 22, तो 2024 में जो टोटल मैंने आपको बताया कि 19 दिसंबर तक $1 मिलियन डिसबर्स किया गया है, उसमें से $80 मिलियन जो है वो किस में गए हैं, हेल्थ और पॉपुलेशन कैटेगरी में, ठीक है। लगभग $43 मिलियन के आसपास गए हैं बेसिक हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए, और उसमें $16 मिलियन जो है वो कोविड-19 के लिए है। इसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट एलोकेशन है वो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ और फैमिली प्लानिंग है, ठीक है, लगभग $21 मिलियन के आसपास, एंड फॉलोड बाय द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स ऑफ $17 मिलियन, ठीक है। 2023 की बात करें तो जो $175 मिलियन आया है 2023 में, उसमें हेल्थ और पॉपुलेशन को 120 बिलियन मिला है। 83 बिलियन के आसपास बेसिक हेल्थ, जिसमें से 54 मिलियन फॉर कोविड-19। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को 16 मिलियन और एड्स और HIV के लिए 12 मिलियन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए 9.62 मिलियन रहा है 2023 में। 2022 की बात करें तो जो टोटल 228 मिलियन डिसबर्स हुआ है, उसमें से 180 मिलियन डिसबर्स हुआ है हेल्थ और पॉपुलेशन कैटेगरी के लिए, 140.47 मिलियन बेसिक हेल्थ, जिसमें से 120 मिलियन जो है वो कोविड-19 कंट्रोल के लिए था, 25 मिलियन के आसपास जो है वो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, 10.5 मिलियन के आसपास HIV और एड्स, और 7.18 मिलियन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये बेसिकली इनका ब्रेकअप है फर्दर कि किस कैटेगरी के लिए कितना पैसा दिया गया है। अब व्हेन फंड्स टैप इज शट, देखो अब बेसिकली इन्होंने ये फैसला इस तरीके का क्यों लिया है इस फंडिंग को बंद करने का, तो इन इट्स एफर्ट टू स्टॉप द US इकोनॉमी फ्रॉम हेमरेजिंग रिसोर्सेज अमिड ग्रोइंग डेट, क्योंकि एक तो US का जो है वो कर्जा बढ़ रहा है ना, तो वो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहते इधर उधर दे के। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो US एड के और उसके जो फंडिंग इनिशिएटिव्स हैं उसके पीछे वो पड़े और उसको उन्होंने बंद किया है। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो अंडर डेवलप्ड और मतलब जो अविकसित और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं एशिया और अफ्रीका में, इंक्लूडिंग इंडिया, उनके ऊपर इनका असर पड़ेगा, स्पेशली ऐसे हेल्थ और सोशल सेक्टर एरियाज़ में जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की जो फंडिंग है वो काफ़ी सीमित है, लिमिटेड है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है दैट इज़ ब्रेकिंग द बैरियर्स। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखें, पूछा जा सकता है कि ब्रेकिंग द बैरियर्स किस रिलेटेड है। तो ब्रेकिंग द बैरियर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें नॉलेज इंक्रीज करनी है अबाउट ट्यूबरक्लोसिस इन द पुअरेस्ट रीजन ऑफ, ठीक है, कुछ राज्यों के जो सबसे पुअरेस्ट यानी कि जो गरीबतम इलाके हैं, जैसे कि कर्नाटका के, तेलंगाना के, बिहार के, असम के, तो वहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस को लेकर जानकारी बढ़ाना, नॉलेज बढ़ाना, ये प्रोग्राम है दैट इज़ ब्रेकिंग द बैरियर्स। ये जो है वो प्रभावित होगा इस तरीके का प्रोग्राम, ठीक है। 2022-23 के पीरियड में US एड ने इस प्रोग्राम को लगभग $7 मिलियन जो है वो प्रोवाइड करे थे। वहीं अगर हम HIV और एड्स को लेकर बात करें तो US एड और जो पेप्फर है, पेप्फर मतलब प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ, ये भी मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है टू द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट HIV और एड्स, तो इसके ऊपर भी असर पड़ेगा, है ना। तो इसके बाद बाकी जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि इस तरीके के मिशन जो हैं वो मतलब खतरे में हैं, क्योंकि ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने US एड को अबेंडन कर दिया है और वी आर अनक्लियर व्हाट विल हैपन, बट द डिसरप्शन दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन लाइव्स लॉस्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑनवर्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली इनको ये नहीं पता कि अब इससे होगा क्या, लेकिन जो डिसरप्शन ऑलरेडी आया है कि ये फंडिंग बंद होने की वजह से, इससे ये होगा कि अब लोगों की जानें जाएंगी
और जो HIV इन्फेक्शंस के प्रिवेंशन को लेकर काम किया जाता था या जो प्रिवेंशन को रोका, उसका जो फर्दर ट्रांसमिशन है उसको प्रिवेंट किया जाता था, उसमें असर पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये भी कहना है कि कटिंग ऑफ US फंड्स मींस लूजिंग लाइफ्स। ठीक है, कि US फंड्स कम खत्म होने की वजह से अब लाइफ्स जो हैं, जो जिंदगियां हैं वो जाएंगी। जैसे इन्होंने जाम्बिया का एग्जांपल दिया है कि लगभग 1.5 लाख पीपल जो हैं उनको HIV के मेडिकेशन की, HIV की दवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अब उनको ये दवाइयाँ अगर नहीं मिल पाएंगी पैसे की कमी की वजह से, तो वो लोग मर जाएंगे। रिच कंट्रीज़ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे देशों को मदद करें, सपोर्ट करें जो खुद को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और विद एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैविंग नो एक्सेस टू सेफ, अफोर्डेबल एंड टाइमली हेल्थ केयर सर्विसेज, डिलीवरिंग हेल्थ केयर रिमेन्स एन अर्जेंट टास्क। कम से कम 50% दुनिया की ऐसी आबादी है जिनके पास सेफ, अफोर्डेबल और टाइमली हेल्थ केयर सर्विसेज की एक्सेस नहीं है, तो उनको इस तरीके के हेल्थ केयर डिलीवर करना ये एक अर्जेंट टास्क है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ें चल रही हैं और कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के नाम भी दिए गए हैं USAID के, जो इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहे थे जिनके ऊपर अब खतरा मंडरा रहा है। हेल्थ को लेकर बात करें तो वी हैव मोमेंटम 3B फॉर ओवरकमिंग एंट्रेंस्ड ऑब्स्टिकल्स इन रूटीन इम्यूनाइजेशन। इसका गोल बेसिकली ये था कि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। जो प्लानिंग, डिलीवरी, डिमांड और अपटेक ऑफ इम्यूनाइजेशन सर्विसेज में जो भी बाधाएं हैं, जो रुकावट हैं, जो बॉटलनेक्स हैं, उनको रिमूव किया जाएगा। इसमें लगभग $20 मिलियन की फंडिंग रहती थी। इसका शेड्यूल एंड 2026 का जून था, बट अब पैसा नहीं आएगा तो इस पर भी नुकसान आएगा, फ़र्क पड़ेगा मतलब। इसके बाद एक राइज प्रोग्राम हुआ करता था, दैट इज़ रीचिंग इम्पैक्ट, सेचुरेशन एंड एपिडेमिक कंट्रोल। ये 5 ईयर का पेप्फर और USAID का फंडेड प्रोजेक्ट था टू रिड्यूस न्यू HIV इन्फेक्शंस, कि नए HIV इन्फेक्शंस को होने से रोकना है, HIV रिलेटेड मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को रोकना है। इस पर लगभग $7 मिलियन के आसपास का फंड था। दिसंबर 2025 इसका शेड्यूल एंड था। देन वन वॉज सुवासी। सुवासी वॉज सपोर्ट टू वाटर एंड सैनिटेशन इन इंडिया, सपोर्ट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, $4 मिलियन की फंडिंग इसमें भी थी। इसके बाद एनवायरनमेंट को लेकर बात करें तो स्ट्रेंथनिंग लैंडस्केप मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, ये 5 साल का प्रोग्राम था जो सपोर्ट करता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और बाकी स्टेक होल्डर्स को इन प्रोटेक्टिंग द लैंडस्केप्स एंड इम्प्रूविंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। लगभग $2.6 मिलियन या $2.7 मिलियन के आसपास का फंडिंग इसमें भी थी। अप्रैल 2028 का इसका शेड्यूल एंड था। देन वॉज क्लीनर एयर एंड बेटर हेल्थ, इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन एक्सपोजर इन सेलेक्टेड इंडियन लोकेशंस। लगभग $1.5 मिलियन के आसपास फंडिंग, अक्टूबर 2026 शेड्यूल एंड। बेसिक एजुकेशन को लेकर बात करें तो स्केलिंग अप अर्ली लर्निंग, फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ रीडिंग रूम्स टू इम्प्रूव बेसिक एजुकेशन। लगभग $2.1 मिलियन के आसपास की फंडिंग और शेड्यूल एंड 2025 के सितंबर का। देन वी हैव उद्यमी, बिल्डिंग रेजिलियंस ऑफ विमेन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, $3 मिलियन के आसपास की फंडिंग और शेड्यूल एंड नवंबर 2027। एनर्जी को लेकर बात करें तो एक प्रोग्राम है दैट इज़ सारेप, साउथ एशियन रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप। इसमें यह था कि इम्प्रूव एक्सेस टू अफोर्डेबल, सिक्योर, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी इन साउथ एशिया। $5.2 मिलियन के आसपास की फंडिंग और सितंबर 2028 में एंडिंग। देन बिजनेस को लेकर बात करें तो ये जो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के रिसर्च लैब्स थी, उसका प्रोग्राम था टू एक्सप्लोर द क्रिएशन ऑफ अ टेक प्लेटफॉर्म टू सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी ऑल्टरनेट 5G ORAN that is part of US efforts to facilitate free and open Indo-Pacific। $3.3 मिलियन की फंडिंग, शेड्यूल एंड 2025 का सितंबर। गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी को लेकर जो प्रोग्राम है दैट इज़ सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। इसका गोल है टू स्ट्रेंथन द सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डिलीवरिंग सर्विसेज टू तिब्बतन्स एंड अचीविंग कम्युनिटी सेल्फ रिलायंस। $2.9 मिलियन की फंडिंग और अगस्त 2026 का एंड। फिर बाकी सोशल स्ट्रक्चर को लेकर बात करें तो डेवलपमेंट पार्टनरशिप एक्टिविटी फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। इसका गोल है पार्टनरशिप बिटवीन USAID एंड इंडियन डेवलपमेंट एजेंसीज टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन इन एरियाज ऑफ एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड कॉम्पिटिटिवनेस। फंडिंग लगभग $1.6 मिलियन की 2024 में। लगभग 962,000
डॉलर्स की 2023 में और $881,000 की 2022 में, शेड्यूल एंड अगस्त 2025। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर अब यूएस एड से जो फंडिंग आनी बंद हो गई है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ असर ज़रूर इन प्रोग्राम्स के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप बात क्लियर है। थोड़ा सा इन प्रोग्राम्स को भी देख लीजिएगा, है ना। मैं शेयर करूंगा आपके साथ ये आर्टिकल, क्योंकि हो सकता है इनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। दैट इज पशु औषधि इनिशिएटिव फॉर हेल्थ ऑफ लाइव स्टॉक। देखो, सरकार यहाँ पर जो है वो पशु औषधि स्टोर्स खोलेगी अक्रॉस द कंट्री टू प्रोवाइड अफोर्डेबल जेनरिक वेटनरी मेडिसिन फॉर लाइव स्टॉक टू पीपल एंगेज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। यानी कि जिस तरीके से देश में आपने देखा है कि जो जन औषधि स्टोर्स खोले गए हैं जिसमें इंसानों के लिए जो जेनरिक मेडिसिन दी जाती हैं, है ना, तो उसी तरीके से जानवरों के लिए भी पशु औषधि स्टोर्स खोले जाएंगे जिसमें जानवरों के लिए जेनरिक वेटनरी मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ऐसे लोगों को दी जाएगी ये दवाइयाँ जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग से जुड़े हुए हैं। जो पशु औषधि इनिशिएटिव है ये पार्ट है रिवाइज्ड लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम का, LHDCP, जिसको अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन वेडनेसडे के दिन। ठीक है, LHDCP का ओवरऑल आउटले है लगभग 3,880 करोड़ का 2024-25 और 25-26 के लिए। इसमें से 75 करोड़ रुपए जो है वो प्रोवाइड किया गया है फॉर गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल जेनरिक वेटनरी मेडिसिन एंड इंसेंटिव फॉर सेल ऑफ मेडिसिन अंडर द पशु औषधि कंपोनेंट। ठीक है, जो जन औषधि केंद्र हैं उन्हीं के आधार पर ये कंसेप्ट लाया गया है। मैंने आपको बताया कि ये जो इनिशिएटिव है इसको कंसेप्शलाइज किया गया है ऑन द लाइंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। ठीक है, जो कि क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करता है एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू ब्रिंग डाउन दी हेल्थ केयर बजट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। बेसिकली उसका टारगेट यही है कि जेनरिक मेडिसिन अफोर्डेबल रेट्स में प्रोवाइड करना, ताकि लोगों का जो हेल्थ केयर का बजट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं? नॉन ब्रांडेड ड्रग्स। नॉन ब्रांडेड मतलब उसमें किसी उसका जैसे कंपनी का लोगो वगैरह या कंपनी का नाम वगैरह नहीं होता। ठीक है, नॉन प्रोप्राइटरी और अप्रूव्ड नेम रादर देन अ प्रोप्राइटरी और ब्रांड नेम। ठीक है, कोई ब्रांड नेम किसी भी दवाई का उस पर नहीं होता है, वो जेनरिक मेडिसिन होती है। मतलब सॉल्ट वगैरह होगा, जैसे अगर आप किसी भी दवाई को लेने जाएँ तो दवाई का जो सॉल्ट होता है वो आपने देखा होगा कि एक ही सॉल्ट के कई सारे ब्रांड्स की दवाइयाँ आती हैं। ठीक है, तो वो जो ब्रांड उसमें लिखा जाता है कंपनी के हिसाब से, उसकी वजह से दवाइयों का जो दाम है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी की दवाई होगी, मतलब बहुत फेमस कंपनी की दवाई होगी, तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, भले ही उसका सॉल्ट जो है वो सेम हो। तो इसीलिए जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं वो सिर्फ सॉल्ट बेस्ड बिकती हैं, उनमें एज सच कोई ब्रांड नेम नहीं होता है। ठीक है, 10,300 से ज़्यादा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो हैं वो करेंटली काम कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर का डेटा दिया गया है। और 7 जनवरी विल बी सेलिब्रेटेड एज जन औषधि दिवस। ठीक है, यानी कि आज का दिन जो है वो जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आगे दिया गया है कि पशु औषधि क्यों मायने रखती है। 20th लाइव स्टॉक सेंसस के अनुसार भारत की जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वो 535.78 मिलियन है, 2019 का डेटा है। ठीक है, इसमें टोटल जो बोवाइन पॉपुलेशन है, यानी कि कैटल, बफेलो, मिथुन भी एक तरीके का कैटल ही होता है, और याक, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, लगभग अराउंड आप कह सकते हैं 55 to 60% के आसपास इनकी पॉपुलेशन है, 302 मिलियन के आसपास। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अनुसार द प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइव स्टॉक इज इम्पैक्टेड एडवर्सली ड्यू टू द डिजीजेज। यानी कि जो लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी है वो इस तरीके की बीमारियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। बीमारियां जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज़, है ना, ब्रूसेलोसिस, पेस्टिडेस पेटिस, रूमिनेंट्स, cerebrospinal fluid and lumpy skin disease. While measures such as vaccination drives have been taken proactively, much remains to be done. हालांकि वैक्सीनेशंस वगैरह जो हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी कुछ करना जो है वो बाकी है। A significant portion of the out of pocket expenditure of farmer goes into buying medicines to treat their cattle and other animals for illness. तो किसानों का
जो लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं, है ना, जो मतलब लाइव स्टॉक रेयरिंग करते हैं, तो उनका काफ़ी ज़्यादा जो खर्चा है आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब जो अपनी जेब से वो खर्चा कर रहे हैं, वो इस चीज़ में चला जाता है। ठीक है, अपने कैटल्स के लिए, उनकी बीमारी के लिए, दवाइयाँ वगैरह ख़रीदने में उनका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इम्प्लीमेंटिंग LHDCP कैन हेल्प रिड्यूस दोज लॉसेज थ्रू डिजीज़ प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये जो LHDCP है उसको इम्प्लीमेंट करके डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है और ये खर्चा जो है वो बचाया जा सकता है। अब ये जो औषधि केंद्र होंगे, है ना, जन औषधि स्टोर्स, जो ये पशु औषधि स्टोर्स होंगे, इनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा रन किया जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के द्वारा इनको रन किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है वो इनकी फंक्शनिंग को लेकर गाइडलाइंस जारी करेगी। पशु औषधि केंद्र जो हैं वो साथ ही साथ एथनो वेटनरी मेडिसिन जो हैं वो भी बेचेंगे। एथनो वेटनरी मेडिसिन क्या होती हैं? जो कि ट्रेडिशनल बिलीफ्स और इंडिजीनियस नॉलेज और प्रैक्टिसेस के ऊपर आधारित है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक लिस्ट कंपाइल की है एथनो वेटनरी फॉर्मुलेशंस की फॉर मेजर एलिमेंट्स इन बोवाइंस, यानी कि बोवाइंस में जो भी मेजर बीमारियां होती हैं उनको लेकर एथनो वेटनरी फॉर्मुलेशंस की एक लिस्ट जारी की गई है। वही मेडिसिन जो है वो मेडिसिन भी ये पशु औषधि केंद्र जो है वो बेचेंगे। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह की बीमारी जैसे कि मैस्टिसिस या फुट एंड माउथ डिजीज़ से जो लेजेंस मतलब जो छाले वगैरह से हो जाते हैं, फीवर या हो जाते हैं या वॉर्म्स हो जाते हैं, तो उस तरीके के जो मेजर एलिमेंट्स है बोवाइन में, उनको लेकर कुछ एथनो वेटनरी फॉर्मुलेशंस जो हैं वो भी, उसकी लिस्ट जो है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने जारी की है और उसको लेकर भी जो मेडिसिन है वो पशु केंद्र में, ये पशु औषधि केंद्र में बेची जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पशु औषधि केंद्र जैसे कि इंसानों की दवाइयाँ जो है मैंने आपको बताया वो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में बिकती हैं, है ना। और जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं, है ना, नॉन ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं। तो उसी तरीके से जानवरों के लिए, पशुओं के लिए भी इस तरीके की दवाइयाँ बेचने की अब बात की जा रही है। ठीक है, चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे आज के, मैंने आपको बताया ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं थे, तो सिर्फ यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें कवर करने थे, तो इसलिए सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रीलिम्स का पेपर इस बार दे रहे हैं तो इस तरीके के टेस्ट सीरीज़ में आप लोग एनरोल कर सकते हैं, हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं, जिसमें भी आप चाहें वो एनरोल कर लें। हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पर अगर आपको ऐप नहीं मिलता है तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू आप वीडियोस, अगर आपने किसी वीडियो कोर्स में हमारे एनरोल किया हुआ है तो अब आपके थ्रू वीडियोस डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिलती है या कुछ भी नया आप लोग सीखते हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को इस सेंस में मिलेगा कि ये सेशंस ऐसे ही यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।